नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो AMR टाइप 2 की एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। दोस्तों आप सभी भी इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी कब डेट अनाउंस हो, बट दोस्तों बहुत जल्दी डेट अनाउंस हुई है। आप सभी के पास टाइम कम है, तो आपका जो युद्ध का संख है वो बच चुका है। यानी कि TGT और PGT की अगर अपन बात करें, TGT और PGT की दोस्तों 22 मार्च को होने वाली है। और अपन बात करें फीमेल नर्स स्टाफ की बात करें, किसकी बात करें, फीमेल नर्स स्टाफ की अगर अपन बात करें तो ये 23 मार्च को होने वाली है दोस्तों। 23 मार्च को प्रिंसिपल और अकाउंटेंट की भी है। और 24 मार्च की बात करें तो हॉस्टल वार्डन की है और JSA की है। और दोस्तों 25 मार्च को किसकी है दोस्तों, लैब अटेंडेंट की एग्ज़ाम है। इस प्रकार दोस्तों ये तो आपकी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड अपन बात कर चुके हैं। अब दोस्तों युद्ध का जो संख है बच चुका है। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट बात करें फरवरी में, ये 5 दिन फरवरी के भी नहीं बचे हैं। फरवरी 28 है तो 3 दिन बचे हैं ओनली। फरवरी के कितने दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। और अगर अपन उधर बात करें तो दोस्तों आपको उधर आप कितने दिन ले सकते हो, ऐसे मान लो कि उधर आप 17 डेज ले सकते हो, यानी कि टोटल आपके पास 20 डेज है। 20 दिनों में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी 17 मार्च तक आपका टोटल कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। बाकी के जो 3-4 दिन बचे उनमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो क्लासेस स्टार्ट कर दी गई ऑलरेडी दोस्तों। इनका जो अपन बात करें प्रबंध की जो प्रगति है, प्रबंध के जो सिद्धांत है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग है, MCQ डिस्क्रिप्टिव हो गए। आज अपन दोस्तों इस जो वीडियो में है ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग से रिलेटेड कंप्लीट MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव देखने वाले। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया में निहित है तो समान कार्य का समीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंप देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डी, कोई नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें कि संगठन में पक्षपात नहीं होता है, तो संगठन में जो पक्षपात कौन से संगठन में नहीं होता, औपचारिक संगठन में, अनौपचारिक संगठन में, विभागीय संगठन में या क्रियात्मक संगठन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है आपका वो है औपचारिक संगठन में क्या नहीं होता दोस्तों, पक्षपात नहीं होता। नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपका, वो संगठन स्वतः निर्मित होता है। संगठन स्वतः निर्मित होता है, क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक या विभागीय। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों वो है अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने है, बाहरापण किया जाता है, किन का किया जाता है दोस्तों बाहरापण, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से कोई नहीं। किसका किया जाता है, तो हमेशा जो बाहरापण किया जाता है वो किसका किया जाता है दोस्तों, अधिकार का किया जाता है, राइट का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तरदायित्व होता है, तो आपको बताना है उत्तरदायित्व होता है, अधीनस्थ का, अधिकारी का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उत्तरदायित्व जो ऑप्शन बनने वाला आपका करेक्ट, अधिकारी का होता है उत्तरदायित्व। किसका होता है दोस्तों, अधिकारी का होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बड़े आकार वाले उपकरण में भारापण होता है, ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अनिवार्य है। आप भी दोस्तों अपने आंसर लगाते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो 7 नंबर जो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं। 7 नंबर, प्रभावी भारापण के लिए आवश्यक है। तो आपका जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है प्रभावी भारापण के लिए आवश्यक है। 7 नंबर है प्रभावी भारापण के लिए आवश्यक है। अब इसके अपन प्रभावी भारापण के लिए आवश्यक है, इसके अपन ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है संपर्क की सुविधा, सहयोग, समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण, ये सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनना है ऑल, सभी। 8 नंबर है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अति आवश्यक है, अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन, प्रोन्नति। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है इसका अधिकार। दोस्तों मैं फटाफट लगा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुंटज और डोनाल्ड के अनुसार संगठन की प्रक्रिया के कितने कदम होंगे, तो कितने कदम होंगे दोस्तों, 7 कदम होते हैं। कितने, 7। नेक्स्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसके आंसर बताइए आप सभी। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ये कथन किसका है। तो ये एक डेफिनेशन से रिलेटेड है राइटर से, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डकर की डेफिनेशन है कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ये कथन किसका है, डकर का है। फिर संगठन स्वतः निर्मित होता है, औपचारिक में, अनौपचारिक में, क्रियात्मक में, कोई नहीं में। तो कहाँ पे होता है दोस्तों, अनौपचारिक में संगठन स्वतः निर्मित होता है। 12 नंबर है अधिकार सौंपने के मार्ग में डैश डैश कठिनाई आती है, 3, 4, 2, 5, कितनी कठिनाई आती है, तो 3 आती है। नेक्स्ट बात करें अपन 13 नंबर क्वेश्चन की, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने की अवरत योजना जानी जाती है।
नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, रणनीति के रूप में। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना जानी जाती है नीति के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज पूरे ऑर्गेनाइजेशन और अपन स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। यहाँ से आपकी MCQ की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। 14 नंबर जो आपका जो क्वेश्चन है, इससे पहले 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब है 14 नंबर, केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का जो अर्थ है वो होता क्या है। अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ, केंद्र का निर्माण, नया केंद्र खोलना। तो यहाँ पे होगा दोस्तों अधिकार का धारण। संगठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, कदम होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक, क्रियात्मक या विभागीय संगठन। तो ये होता है दोस्तों अनौपचारिक संगठन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर की, अनौपचारिक संगठन की दिशा में सत्ताएं होती हैं, विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप से वितरित या कोई नहीं। आंसर दीजिए आप ही। तो इसमें कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, दैनिक कार्य, गोपनीय कार्य, साधन कार्य या सरल कार्य। कौन से कार्य में नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो गोपनीय कार्य होता है उसमें अपन अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सीक्रेट है। फिर 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है। उत्तरदेयता, अधिकार, उत्तरदायित्व या अनौपचारिक संगठन। तो उत्तरदेयता, अधिकार, उत्तरदायित्व ये तो दोस्तों अंतरण के तत्व है, बट अनौपचारिक जो संगठन है ये नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्य कर्तव्य अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र क्या कहलाता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विकेंद्रीकरण या अंतरण, क्या कहलाता है, आपको आंसर देना है। तो वो कहलाता है दोस्तों अनौपचारिक संगठन। फिर बात करें अपन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता। कार्यात्मक संगठन, प्रभागी संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। तो कौन नहीं करेगा दोस्तों, ओबियसली बात है यहाँ पे अनौपचारिक संगठन नहीं करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें अपन, एक लंबा ढांचा होता है, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला या प्रबंध के क्रमिक स्तर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीकरण से तात्पर्य है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों का बिखराव करना, प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना, नए केंद्र अथवा शाखाओं का खोलना। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना, यहाँ पे आंसर है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट होने वाला है। फिर बात करें अपन 24 नंबर की, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है उत्तरदायित्व भी साथ हो, अधिकार है, जनशक्ति है, प्रोत्साहन है, प्रवर्तन है। एक करेक्ट ऑप्शन का चूज कीजिए आप। तो यहाँ पे होता है अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य दोस्तों आपको क्या करना है, रेगुलर दोस्तों MCQ की प्रैक्टिस करनी है, प्लस डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे दोस्तों MCQ के बाद में अपन यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। अब 1 बाय 1 क्या देख रहे हैं, पहले अपन MCQ देखते हैं, उसके बाद में फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य क्या है, प्रबंध की श्रृंखला, एक प्रबंध को नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्ति दी गई है, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना। तो जो 25 नंबर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाएगा। आप सभी तैयारी करिए अच्छे तरीके से, आपको केवल MCQ देखना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं, मैं तुरंत ही आपको उत्तर बता रहा हूँ। आपको भी पढ़ लेना है, आपको भी एक बार लगाना है। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है, केंद्रीकृत संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन। तो यहाँ पे जो 26 का जो आंसर बनने वाला है वो है अनौपचारिक संगठन। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है, वहाँ अंतरित संगठन, प्रभागीय संगठन या कार्यात्मक संगठन। तो यहाँ पे 27 का आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन, प्रभागीय संगठन का।
तो यहाँ पे 27 देख चुके हैं अपन। फिर है उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया का अंग है, तो यहाँ पे वो है प्रभागीय संगठन। 28 नंबर क्वेश्चन, कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। विकेंद्रीकरण संगठन, प्रभागीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, केंद्रीकृत संगठन। तो जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर बनने वाला है कार्यात्मक संगठन। और ऑर्गेनाइजिंग का दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है 29, संगठन में अनुशासन नहीं है। विभागीय संगठन में, क्रियात्मक संगठन में, औपचारिक संगठन में, तो अनौपचारिक। दोस्तों अनौपचारिक संगठन में क्या नहीं होता, अनुशासन नहीं होता, यहाँ पे डी ऑप्शन है। तो ये दोस्तों अपन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। अब नेक्स्ट अपन स्टाफिंग चैप्टर से देखेंगे स्टाफिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 टॉपिक से रिलेटेड अपन एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव देखने वाले हैं और भी अभी अपन एमसीक्यू और देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, धन की बर्बादी, आवश्यक विनियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धन की बर्बादी नहीं, आवश्यक नहीं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है दोस्तों, सी ऑप्शन बनने वाला है। सेकंड की बात करें अपन यहाँ पे कि नियुक्तिकरण है, संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है। नियुक्तिकरण है, संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य, ये सभी तो आपको बताना है यहाँ पे। तो नियुक्तिकरण संगठन का भी भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, प्रबंध का कार्य, ये सभी है, डी ऑप्शन। कर्मचारी का प्रशिक्षण, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य, धन की बर्बादी। तो क्या होता है दोस्तों, कर्मचारियों का जो ट्रेनिंग होती है वो आवश्यक होती है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें स्टाफिंग में, कर्मचारियों के विकास में शामिल है पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, सभी। तो यहाँ पे जो 4 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। कर्मचारियों के विकास में क्या क्या शामिल है, पदोन्नति, ट्रांसफर, प्रशिक्षण, यानी कि सभी शामिल है। विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, सभी। तो यहाँ पे जो 5 नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है, मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, सभी। तो ये सभी शामिल है, डी। तो दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन डाले गए हैं, इजी, मॉडरेट, टफ। ये आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने हैं एग्जाम से बिफोर। जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये दोस्तों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी की जो बुक्स में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। प्रशिक्षण की विधियाँ हैं, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण। तो यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, निम्न प्रबंध, मध्यम प्रबंध, उच्च प्रबंध, तो सभी। नियुक्तिकरण सभी पर लागू होता है। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है, तो जो आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, सभी शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये रिपीटेड है, नियुक्तिकरण है, संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, प्रबंध, सभी हो गया। और 11 नंबर जो क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारी की भर्ती के मुख्य अंग है, कार्य, उद्देश्य, स्रोत, महत्व। तो क्या है तो यहाँ पे है स्रोत। किसी व्यक्ति के कर्म जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पदोन्नति, अवनति, कोई भी नहीं, सभी। तो यहाँ पे जो 12 नंबर में कोई भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य में लगाना क्या कहलाता है, हस्तांतरण, त्याग या दोनों, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो वो है ट्रांसफर, हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के जीवन में भर्ती होती है एक बार, 2 बार, कभी कभी, या निरंतर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है निरंतर होती रहती है, जैसे जैसे जो डिमांड होती है वैसी वैसी होती रहती है। फिर अपन बात करें 50 नंबर की, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का। तो क्या होता है, सभी का होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है स्टाफीकरण से, विकास की विधियाँ हैं, पद, हेर पर, कार्य पर विकास, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, तो सभी। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी।
इस प्रकार दोस्तों अपन इस टॉपिक के में भी क्या देखें, क्वेश्चन देखें। अब दोस्तों और ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो यहाँ पे अपन और देखेंगे एमसीक्यू। तो यहाँ पे आप एमसीक्यू देखने की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आपके सामने स्क्रीन के सामने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू है दोस्तों, ये सारे एनसीईआरटी में से उठाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, आपको बताना है कि कौन सा डेलीगेशन से रिलेटेड तत्व नहीं है। अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथोरिटी है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑफ गिविंग राइज टू रेम्बर्स इज कार्ड है। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसका डी ऑप्शन होने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलेट चेन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनने वाला है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी अनौपचारिक जो संगठन है वो स्केलेट चेन को फॉलो नहीं करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड है। तो यह 4 नंबर का जो आंसर बनने वाला है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये 2025 में एग्जाम 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, इनकी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज पार्ट ऑफ, ये 2024 एग्जाम 2 में आया हुआ है। डिलीगेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 5 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये 6 नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 6 और 5 यहाँ पे जो 6 है, 5 है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज पार्ट ऑफ, तो उसका जो 5 नंबर का जो आंसर है वो डिविजनल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों जो 6 नंबर है इसमें स्वल्प थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ज़्यादा अंतर नहीं है, बट इसका ये आंसर बहुत चेंज होने वाला है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज पार्ट ऑफ, यहाँ पे जो 5 नंबर जो क्वेश्चन था वो प्रोडक्ट लाइन इज पार्ट ऑफ पूछा गया था। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर बनने वाला है। फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डायरेक्टिंग हु विल परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट अपन बात करें स्टाफिंग से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू के। अभी रिमेनिंग रह गए कुछ ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन, वो देखते हैं पहले। अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोजीशन इज एक्सप्लेन्ड है। प्लानिंग है, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सुपरविजन है। तो यहाँ पे होगा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन वाज गिवन ए टास्क बाय his superior to prepare a plan in 1 week. He asked 2 of subordinate to work on 2 aspects of his task. One of the subordinate was sick and could not complete his work. Who is accountable for his task? मोहन इज अकाउंटेबल या मोहन सुपरेट इज अकाउंटेबल, मोहन सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल या नोबडी इज अकाउंटेबल। तो यहाँ पे जो 9 का जो आंसर बनने वाला है वो कौन है, मोहन है, क्योंकि जो मेन जो व्यक्ति होता है मोहन वाज गिवन ए टास्क बाय हिज सुपरेट टू प्रिपेयर ए प्लान हिज वर्क, तो यहाँ पे मोहन मेन है। अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेन पावर इज ग्रुपेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो जो 10 नंबर का आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन है सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज दिस। तो 11 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ए मैनेजर असाइन वर्क टू सबॉर्डिनेट बट रिटेन एंड ऑथोरिटी ऑफ फाइनल डिसीजन मेकिंग डीज सो। तो जो 12 नंबर का आंसर है डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, डेस ऑर्गेनाइजेशन इज ए फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कंसियंस पर्पज बट विच मे कॉन्ट्रीब्यूट टू जॉइंट रिजल्ट। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनने वाला है इनफॉर्मल। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ है,
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आंसर है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टाफिंग से रिलेटेड, ये अपन ने देखे थे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लिए एमसीक्यू। अब अपन सारे क्वेश्चन स्टाफिंग से रिलेटेड और देखने हैं। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय रिजल्ट इन इंक्रीज इन पे, इंक्रीज इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, DABC, यहाँ पे कौन सा आंसर बनने वाला है दोस्तों? तो जब आपका प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, आपकी सेटिस्फेक्शन जो जॉब है वो भी इंक्रीज होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब बात करें यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, कि दोस्तों ये टू टाइप की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो एग्जांपल पूछा गया है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पूछा गया है, आपको आंसर देना है। कोचिंग है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग है, जॉब रोटेशन है, तो कौन सा आपका आंसर बनने वाला है? तो यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो मेथड है इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। फिर अपन यहाँ पे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से पूछा गया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से यहाँ पे पूछा गया है। तो जो जॉब रोटेशन है वो क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये होता है ट्रांसफर, होता है टू, होते हैं ट्रांसफर और प्रमोशन। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड है, तो वो होते हैं दोस्तों ट्रांसफर। 6 नंबर क्वेश्चन है, द टेस्ट विच इज हेल्प फॉर असाइनिंग एन इंडिविजुअल कैपेसिटी फॉर लर्निंग न्यू स्किल। तो 6 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द स्टाफिंग फंक्शन डील विथ विच एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो 7 नंबर का आंसर है ह्यूमन। एन MNC want to select candidate who can handle stress, adapt to new culture and work in teams. Which test will be most suitable? आपको बताना है कौन सा टेस्ट सुइटेबल। तो 8 नंबर में जो आंसर बनने वाला है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन दोस्तों स्टाफिंग के 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ए फर्म रिक्रूट्स फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी कैंपस, विच एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट इज हाईलाइटेड है। तो जो 9 में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे है ब्रिंग ए न्यू आइडियाज एंड फ्रेश टैलेंट। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए कंपनी वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बट स्टिल मोटिवेट इट्स एम्प्लॉयज, विच सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट शुड इट प्रीफर, एक्सटर्नल, इंटरनल, लेबर या कैंपस। तो 10 नंबर का आंसर है इंटरनल। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द एम्प्लॉय फोकस ऑन जजिंग द कैंडिडेट बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, विच टाइप ऑफ टेस्ट। तो ये विच टाइप टेस्ट है, तो ये दोस्तों आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है स्टाफिंग का, ए मल्टीनेशनल कंपनी कंडक्ट ए टेस्ट वेयर कैंडिडेट आर आस्क्ड टू सॉल्व ए पजल एंड हैंडल हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, द टेस्ट मेजर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट अपन MCQ देख लिए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों अपन क्या देख रहे हैं, 4 मार्क्स, यानी कि अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव के किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपन स्टाफिंग के देख रहे हैं यहाँ डिस्क्रिप्टिव। तो देखो यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द 10 and 12 है, 10 and 12 सेंटेंस वेयर एप्लीकेबल 4 मार्क्स रिलेटेड, यानी कि कहने का मतलब है कम से कम आपको 10 से दोस्तों 12 सेंटेंस लिखने हैं। जब 10 से 12 सेंटेंस की बात करें तो अगर अपन वर्डों की बात करें तो आपको कम से कम कितने वर्डों का यूज़ करना है, तो आपको कम से कम 100 वर्डों का तो यूज़ करना है और आप मैक्सिमम 150 वर्ड्स तक यूज कर सकते हो। 100 से लेकर आपको 150 वर्ड्स लिखने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे अपन 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टाफिंग से रिलेटेड। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 मेरिट एंड एनी 2 लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स की देनी है आपको। 2 तो मेरिट बतानी है दोस्तों आपको, मेरिट यानी गुण होते हैं। 2 कमियां बतानी है, लिमिटेशन बतानी है। किनकी बतानी है दोस्तों? एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहर से अपन भर्ती करते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट सोर्स 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टेट 2 मेरिट एंड एनी 2 लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स की बतानी है आपको, यानी कि आप इसमें 2 मेरिट बताएंगे 2 मार्क्स हो गए, इसमें 2 लिमिटेशन बताएंगे 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स हो गए। एक्सप्लेन ब्रीफली 4 मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ये ओनली मेरिट। अगर 4 मेरिट पूछा गया 2025 में एग्जाम 3 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 स्टेप फॉलोड इन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस भी दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है, आपको 4 स्टेप याद करनी है, यानी कि स्टाफिंग नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया की बात करें, और ये 2024 एग्जाम 1 में पूछा गया है। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी टू द एम्प्लॉइज, हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट भी बताने हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग विद एनी 4 पॉइंट, हमें स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस बताने हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 सिलेक्शन टेस्ट इन स्टाफिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्शन टेस्ट है आपके जो 4 टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंट, पर्सनैलिटी, ओके, ट्रेड, ये जो टेस्ट होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको याद करने हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ये भी आपको 4 याद करने हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इन ऑर्गेनाइजेशन मैनी एम्प्लॉयज़ आर लिविंग बिकॉज ऑफ इम प्रॉपर जॉब फिट, विच स्टेप द ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस वी आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली। ब्रीफली एक्सप्लेन, आपको 4 पॉइंट क्या देना है, एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों 4 मार्क्स रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट तो जरूर आपको याद ही करने हैं। सपोज यू आर द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर ऑफ, जो भी है, प्रगति कंपनी लिमिटेड, you have been directed by the director of the company to select a chartered accountant for the company का। explain the first 4 step in the selection process, यानी कि आपको यहाँ पे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछने के चांस है। आपको एग्जाम्पल देंगे और 4 वो पूछेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस लिखनी है, कम से कम 4 या 5 लिखनी है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऑल द वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट, डू यू एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट। स्टेट एनी 3 मेरिट ऑफ एक्सटर्नल साउट्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। इसका कहने का मतलब है कि आप सारी पोस्टों को इंटरनल साउट से नहीं भर सकते, तो आपको बाहर से भरना पड़ेगा। तो बाहर से भरना पड़ेगा, क्यों भरना पड़ेगा, इसके आपको कहीं 4 मेरिट बताने, गुण बताने एक्सटर्नल साउट्स के। और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज ए HR मैनेजर लिस्ट आउट ऑफ एनी एक्सटर्नल साउट्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू फिल द वैकेंसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दोस्तों आपको 8 एक्सटर्नल साउट्स के नेम ही लिखने हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे। इस प्रकार दोस्तों अपन ने स्टाफिंग के देखे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये स्टाफिंग के ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। ये ऑलरेडी अपन सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो दोस्तों देख चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे स्टाफिंग की प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस पूछा गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सटर्नल साउट्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके अलावा ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है और ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों हो चुका है। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी, आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम है इनमें। व्हाट इज डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन देनी है और 3-4 इंपॉर्टेंस बता देना है। और दोस्तों ये आप देख सकते हो 2024, 2023, 23, 22, 19 में बहुत बार आया हुआ है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस। तो इस प्रकार के दोस्तों ये ईयर वाइज भी दे रखे हैं, कब कब एग्जाम में आया हुआ है। एक्सप्लेन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। व्हाट इज डेलीगेशन, एक्सप्लेन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डिफाइन डेलीगेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, एक्सप्लेन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर है। स्टेट द 4 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर, व्हाट इज फंक्शन स्ट्रक्चर, डिस्कस द 3 एडवांटेज एंड 3 डिसएडवांटेज। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आज अपन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर और अपन जो आपका चैप्टर है स्टाफिंग, इससे रिलेटेड दोस्तों कंप्लीट MCQ देखें। अगर आप इतने MCQ देख लेते हो तो एनफ है, और ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपके पूरे के पूरे अपन ने यहाँ पे देख लिए। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहे, तैयारी करते रहिए। मैं भी दोस्तों आपको टाइम पर आपको ये वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अब आपका आने वाला है दोस्तों, जो डायरेक्टिंग से रिलेटेड है, कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, अब आपको एक एक दिन भी क्या करना है, टाइम ख़राब नहीं करना है आपको, और पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। डेली का वीडियो आता रहेगा, आप बस देखते रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए। जो भी चैनल पर नए उनको सब्सक्राइब भी करना तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करना दोस्तों। और अब आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको हार्ड वर्किंग पर फोकस करना है, इधर उधर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।